चलिए, बिल्कुल दिक्कत कहीं ना कहीं दिखी और दिक्कत का नतीजा है कि जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। सोनी साहब, राजेंद्र सोनी जी, क्या लगता है नमस्कार संजय आपको जी। कि जो आंकड़े हैं, जो रुझान है, वो नतीजों में बदलेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? क्योंकि अभी पवन खेड़ा जी ने बोला है, 5 बजे राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और एक हाई लेवल मीटिंग की बात भी चल रही है दिल्ली के अंदर की, जो नए सांसद हैं उन्हें बने हैं। जो परमार जी कह रहे हैं कि अब आंकड़े और अंक गणित का खेल शुरू होगा। देखिए, अभी जो ताजा रुझान हमारे सामने हैं, देश ने बदलाव के रूप में सबके सामने ये उदाहरण पेश किया है। मुझे तो एक लाइन, खूबसूरत लाइन याद आती है हम्म। कि दूर तलक जहां तक मेरी नजर जाती है, जुड़ते हुए भारत की तस्वीर नजर आती है। तो आपको लगता है भारत टूटा हुआ था कहीं, सोनी साहब? देखिए, भारत भारत के दिलों में दरारें डालने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया है। नहीं, दिल में दरारें रहे, लेकिन भारत तो कम से कम एक था, एक है, एक ही रहेगा। चलिए। भारत भारत क्या समझते हो? भारत एक तभी है, भारत में रहने वाले जब लोग हैं वो हाँ। जब एक होते हैं। हाँ। कोई मकान होता है, वो ईंट, चूने, गारे, सीमेंट, कंक्रीट से बना हुआ तो मकान होता है। उसको घर कब बनता है? वो जब उसमें रहने वाले लोगों के अंदर हार्मनी हो, सौहार्द हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो। तो भाईचारा जिस तरीके से तोड़ दिया गया, भाई को भाई से लड़ाने का काम हुआ। राहुल गांधी ने एक इनिशिएट लेके मोहब्बत की दुकानें खोलने का काम किया। लगातार लोगों के बीच में पैदल चल करके उन्होंने एक मिसाल कायम की। वो तो एक चांदनी मीनार है, एक मिसाल कायम की उन्होंने। उसी का नतीजा है कि देश ने जता दिया है कि यहाँ पर झूठ और मकारी का कोई सत्ता नहीं है। नहीं, अच्छा, अगर इसके झूठ उलट और थोड़ा सा मैं मकारी। उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ आपकी नज़रों को कहूं कि उधर भी देखिए जरा, वहां क्या कहेंगे फिर? देखिए, सारी सारे सारी जगह ये भी है। अभी जो हाँ ताजा अपडेट आपने सामने है ना, जी। जो स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, हाँ। ये एक्चुअल ताजा अपडेट नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पता नहीं क्यों रोक लगा रखी है ताजा अपडेट पे। इंडिया गठबंधन को इससे ज्यादा सीटें अभी तक मिली है, और अभी तो कुछ समय शेष है मतगणना के अंदर। हमें इंतजार करना चाहिए। पर राजेंद्र सोनी जी, देखिए क्या है ना, जी जी। कि आपके जो बूथ एजेंट हैं वो लगभग हर जगह हैं, आपके कैंडिडेट भी हर जगह हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई घपला कर देगा इसमें। एक एक बूथ पे मतलब लोग खड़े हैं। यहाँ तक कि अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया है कि जो बूथ के मेरे लोग हैं वो डट के खड़े रहिए। तो ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल। कुछ हो सकता है। ठीक है, आंकड़े आने में देर लग रही होगी या कुछ हो, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें तो साफ हैं। लेकिन हमारे हमारे जो संचार के जो जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश जी, हाँ। उन्होंने इस बात के लिए ट्वीट किया है हम सब लोगों को हाँ। कि चुनाव आयोग ने आंकड़े रोके हैं। इस बात का जवाब तो चुनाव आयोग दे सकता है कि क्यों रोके हैं, हाँ। आंकड़े क्यों रोके हैं। आने चाहिए, वो तो हमारी सजगता है, हाँ। हमारी ट्रेनिंग है। हमने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया हाँ। कि किस तरह से गड़बड़ियां रोकनी है, आपने नजर रखनी है, सजगता रखनी है। सजगता का ही परिणाम है कि जो लोगों ने वोट दिए वो आज ईवीएम से वापस लोगों के सामने परिलक्षित हुए हैं। मैं तो ये एक बात कहता हूं मजबूती के साथ कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती रही? क्या कारण है कि एग्जिट पोल झूठे देश के सामने प्रदर्शित कर रहे? क्या कारण है? नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को प्रेशर में लाने के लिए किस तरह से अमित शाह ने 150 से ज्यादा अफसरों को धमकाया। उन्होंने बकायदा जानकारी दी अफसरों ने, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ये पहली बार हुआ है कि नतीजों से पहले आने वाली सरकार की 100 दिन की कार्य योजना के लिए आपने मीटिंग कर ली। क्या समझते हो अपने आप को? खुदा समझते हो? मत मतदान की प्रक्रिया के बाद में भाई काउंटिंग होगी, नतीजा निकलेगा, उसके बाद तो आप करें। आपने तो पहले मान लिया है कि हम ही बनेंगे, तो फिर कहां गए दावे 400 पार के? ये लगातार झूठ बोलते हैं, और इनके झूठ का पर्दाफाश देश की जनता ने कर दिया है। ये मैं मजबूती के साथ कहना चाहता अच्छा सोनी जी, अब ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब ऐसा लगता हो कि थोड़ा ज़्यादा सीटों पर लड़ते तो थोड़ा ज़्यादा कुछ और मिल जाता? हूं। देखिए, ये तो
समय समय की बात है। और फिर जो गठबंधन जब हुआ, देखो गठबंधन जब भी किया जाता है कुछ लिबरल होके किया जाता है, कुछ उनकी बात मानी जाती है, कुछ हमारी बात मानी जाती है। निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी हमेशा से ये मान्यता रही है कि आप अकेले लड़ो हमेशा, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी थी, अब उस पर कोई हम चर्चा ना करें तो ही बेहतर है। पर हरियाणा को लेकर जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, कहीं तो हमें चना खाने को मिलता है, हाँ। कहीं खीर भी खाने को मिलती है। हाँ। दोनों ही चीजें हैं। कहीं अगर नतीजा हमारे पक्ष में ज्यादा अच्छा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे हम। हाँ, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं। वहाँ चुनाव है नवंबर में। नवंबर में चुनाव है। नवंबर में तो बहुत समय पड़ा है। हाँ। देखिए, इस चुनाव में पहले चरण में जो परसेप्शन था देश की जनता का, उसके बाद में आप देखिए सेकंड में फिर तेजी से बदला, ट्रेंड बदला, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। तो इन्हीं एक महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर देश की जनता का परसेप्शन चेंज हो गया। नवंबर तो बहुत दूर है। तो सोनी जी, सबके लिए अब तो दरवाजे खुले हैं, नीतीश कुमार हो या टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू। देखिए ये राज को पाने की नीति है। हाँ। हम राजनीति करते हैं, कोई साधु संत थोड़ी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को छूट है कि जब मर्जी किसी को भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, अपने में मिला लो, क्लीन चिट दे दो, वो काम हम नहीं कर सकते, हम भी करेंगे भैया। ये तो देश के सामने नजीर है। राजनीति तो राज को पाने की नीति है। एक अच्छा प्रशासन देने का वादा जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है, उसको किसी भी हाल सूरत हाल में हम लोग डिलीवर कर सके, उसके लिए तमाम जतन और प्रयत्न है जो करने चाहिए, करेंगे। इसमें क्या बात, करेंगे इसमें क्या जी। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी हैं। भदौरिया जी, आपका भी स्वागत है। भदौरिया जी, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि आप थोड़ा देर से जुड़े। राकेश सिंह परमार जी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आपके निर्णय कुछ ऐसे रहे जिन्हें लेकर आप ही के कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत सारे असमंजस थे, बहुत सारी चीजें थी। चाहे वो उन्होंने बोला कि नितिन गडकरी जी को लेकर बात हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बात हो, चाहे वो शिवराज चौहान जी को लेकर बात हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी को लेकर बात हो। इस तरीके की भी चीज़ें, बहुत सारी बातें परमार जी ने रखी। उसके अलावा राजेंद्र सोनी जी कह रहे हैं कि आपका जो फेलियर है वो सामने आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि तस्वीरें अभी सामने हैं, रुझान है, नतीजे आने में समय लगेगा। लेकिन फिर भी जो एक बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें थी कि क्या वास्तव में 400 होंगी या 350 होंगे, ऐसे कौन से कारण रहे कि जो आंकड़े हैं या रुझान हैं वो यहाँ पर आकर रुकते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान होता नजर आ रहा है, उसके अलावा हरियाणा के अंदर नुकसान होता नजर आ रहा है, आपका राजस्थान के अंदर नुकसान होता नजर आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर आप देखिए, नीतीश जी वापस वहीं खड़े हैं जहां थे, लेकिन वहां पर भी आप कम हो रहे हैं। देखिए संजय जी, हमें अपने ऊपर विश्वास है, जनता के ऊपर विश्वास है। बीजेपी फिर तीसरी बार सरकार बनाएगी और हमारा बहुमत पूर्ण रूप से आएगा। अभी काउंटिंग चल रही है, हम इतनी जल्दी ये नहीं कह सकते कि हम कहीं कमजोर हैं, क्योंकि अभी भी हम 395 हम 100 हो रहे हैं, वो 295 100 हो रहे हैं। तो इसलिए हम कम नहीं है, सरकार हम बना रहे हैं। छोटी पूरी कमियां हमारी जरूर रही, अगर नहीं रही होती तो हम पिछली बार अकेले ही 303 थे और घटक दलों के साथ तो 350 से ऊपर थे। तो कमजोरी तो है, बिल्कुल सही है इसमें कि कहीं ना कहीं हमारी, अब हम उनके ऊपर विचार जरूर करेंगे कि वो हमारी गलतियां कहाँ रह गई। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम अपनी गलतियों को नकारते नहीं, झुटलाते नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कि कल तक ये चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, सरकारी मशीनरी पे भी आरोप लगा रहे थे। जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अमित शाह जी ने, जो देश के गृह मंत्री है, पूरे 150 डीएमओ को फोन करके उनको धमकाया है। और जब चुनाव आयोग ने उनसे आंकड़े मांगे कि आप नाम बताइए, तो बगले झांकने लग गए और बोले 1 हफ्ते का समय दो। अरे जब तुम्हें पूरी जानकारी है
तो 1 हफ्ता क्यों मांग रहे हो? आप तुरंत दीजिए ना, जो चुनाव आयोग उस पर अपनी कार्रवाई कर पाता। तो ये इनका झूठ बोलने का शुरू से ही रहा है कांग्रेस का। इसी तरह से इन्होंने झूठ बोल के घूमर फैलाया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी अगर, तो कुछ ना कुछ तरह लोगों को इन्होंने बहकाया और लोग कुछ बहकाए में आए। पर यह भी कहा जा रहा है भदौरिया जी कि जो चुनाव जो टिकटों का वितरण था उसे लेकर बहुत सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का विरोध था, उसके बाद भी उन्हें टिकट दे दिया गया। संजय जी, आपने जो कहा है मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि टिकट बंटवारे में भी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, मैं एक दूसरे टाइप का हूं, मैं कभी के बात को ये नहीं कि उसको लेके चलूं, कि कुछ लोग हमारे ऐसे थे कि सामने दिखाई दे रहा था, ना तो वो पब्लिक से संपर्क करते थे अपने क्षेत्र में, ना ही वो कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करते थे, और फिर भी उनको टिकट दिया गया। ठीक है, संगठन का अपना एक डिसीजन था, संगठन ने दिया, मगर पर उनके बारे में जान लेना चाहिए कि ये जिताऊ कैंडिडेट है कि नहीं है, मगर फिर भी किसी ना किसी तरीके से वो टिकट हासिल कर लेते हैं और पार्टी की स्थिति ये बना देते हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री की छवि में और उनकी वर्किंग में और उनके विकास कार्य में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। पूरा देश कह रहा है इस बात को कि ऐसा प्रधानमंत्री हो नहीं सकता है जिसने 10 साल के अंदर वो करके दिखाया है जो धरातल पे नजर आ रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी आज देश की 5वीं इकोनॉमी बनाने में हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आज जो भारत का परचम लहराया वो हो, तो सेना को सशक्त किस तरह से बनाया है, तो ये सारी चीजें धरातल पे दिखाई दे रही। उसके बाद भी अगर हम पीछे रहे तो बिल्कुल हमें इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है और हम करेंगे इस पे। अच्छा भदौरिया जी, सोनी जी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान चल निकली, राहुल गांधी की जो यात्रा थी ये उसका असर है जो दिख रहा है। मोहब्बत की दुकान तो इनकी कभी थी ही नहीं, नफरत की दुकान रही है, वही नफरत इनने फैलाई। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी तीसरी बार आई तो संविधान खत्म कर देगी। हमने तो संविधान की कभी बात ही नहीं करी है, संविधान तो यही लोग खत्म करते रहे, शुरू से ही नहीं कर रहा है। इन्होंने बार बार संविधान को जो है ना हस्तक्षेप किया है संविधान में। क्या ये वो भूल गए 1975 की बात, जब धारा 300 इन्होंने आपातकाल लगा के और पूरा मीडिया, पूरा नेता सबको जेल में डाल दिया था और वहां संविधान का बदलाव किया गया था। हम तो 10 साल पूर्ण बहुमत में रहे, पूर्ण बहुमत में, जबकि अभी काफी समय से आपने देखा हो कि कोई भी पार्टियां पूर्ण बहुमत से नहीं है, फिर भी हमने संविधान का सम्मान किया है, उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। तो ये इस तरह का बूमर फैलाते रहे, तो कुछ लोग हैं जो इस बूमर में आ गए और उन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को, एक अच्छे शासन को ना पहचान के इस बूमर में बह गए। तो कुछ ये भी गलतियां हैं और कुछ सबसे बड़ी गलतियां जो आप कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में, तो बिल्कुल टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा कि अगर हम टिकट बंटवारा बहुत अच्छी तरह से करते तो शायद बहुत आज जो परिणाम दिखाई दे रहे इससे अच्छे दिखाई देते। अच्छा परमार जी देखिए, दोनों लोगों को आपने सुना। राजेंद्र सोनी जी ने कहा कि जो मोहब्बत की दुकान है वो चल निकली है और जो आंकड़े हैं वो नतीजे हैं वो सामने हैं, और रही बात उसकी राजनीति करने आए हैं तो दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो जो दरवाजे खुले हैं उस दरवाजों के अंदर कौन लोग आ पाएंगे और कौन लोग उन दरवाजों के अंदर बैठे हुए दूसरे दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रास्ते तो दोनों तरफ खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी खोला हुआ है और कांग्रेस ने भी खोला हुआ है। और अगर तस्वीरें यही रही जैसे कि ये रुझान जो दिख रहे हैं, तब तो मान के चलिए कि इस बार जो है वो बहुत कुछ उलट पुलट देखने को मिल सकता है। पर परमार जी, यहाँ 2-3 चीजें हैं। आप देखिए फैजाबाद के अंदर राम मंदिर और उसके बाद सिट की जो स्थिति है वो भी आपके सामने है। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी, लेकिन वहां पर नतीजे उलट हैं। लेकिन यहां पर एक चौंकाने वाली जो स्थिति है परमार जी, उस पर बात होनी चाहिए। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और देखिए नतीजे जो हैं वो सामने हैं। मतलब कि जो यहां पर स्थितियां कमजोर होती दिखी वो वहां पर बढ़त की ओर है। हाँ, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ सीटें चल रही हैं, लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जो कम मार्जिन पे आगे पीछे चल रही हैं लगातार, कभी वो आगे कभी वो पीछे, अगर वो स्थिर होती हैं, किसी एक तरफ जाती हैं, तब ये जो आंकड़े हैं ये कुछ और हो जाएंगे।
देखिए, 2-3 प्रश्न का जवाब देना जरूर पड़ेगा। पहले तो आपने कहा ना कि दरवाजे दोनों तरफ खुले हैं। हाँ मैं 2-3 नाम रखूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं बनाऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया। अगर माधवराव सिंधिया के बेटा नहीं होते तो दीवार पर पोस्टर लगा रहे होते, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। उनको लगा कि अब कांग्रेस में मंत्रिमंडल की उम्मीद नहीं है तो वो भाजपा में आ गए। उनका विचारधारा कहीं से भाजपा ही नहीं था। हाँ, उनकी दादी जी तो खैर संस्थापक सदस्य थी, लेकिन कहाँ उनके पिताजी रहे और वो रहे जितिन प्रसाद के पिताजी कांग्रेसी रहे। जितिन प्रसाद जिस उम्र में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे या कैबिनेट मंत्री बने थे, वो अब उससे ज्यादा पार्टी उनको क्या दे सकती थी। तो यह लोग ये बताते हैं कि वो अभी अब लोग फोन मिला रहे होंगे, चुनाव आयोग में लिस्ट देख रहे और दोनों तरफ देख रहे, ये पहले साझे जाएंगे या कहीं से संदेह नहीं करना चाहिए, इसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। पहली बात है, देखिए टिकट पर बहुत बात है, मैं चाहूंगा पहले 2 मिनट। देखिए टिकट जो 2-4 टिकट का तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चंदौली मिर्जापुर राजनाथ सिंह जी का गृह क्षेत्र है, गृह राज्य है, मतलब जन्मस्थल है उनका। महेंद्र पांडे चंदौली से चुनाव में टिकट पाने में कामयाब रहे। महेंद्र पांडे के लिए सभा करना मुश्किल था, इतना इनकम्बेंसी उनका चल रहा था। और दूसरा सबसे बढ़िया, चंदौली राजपूत बहुल इलाका है, महेंद्र पांडे अपना तिल तिगड़ लगा करके लगातार टिकट ले रहे थे। मैं बलिया का रहने वाला हूं। नीरज शेखर को टिकट इसलिए दिया गया कि हमें ये बताने में कामयाबी हो कि मैं प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे को टिकट दिया हूं। नीरज शेखर बड़े सौम्य आदमी है, बड़े शरीफ आदमी है, उनका शरीफ आदमी होगा या नहीं, लेकिन उनका 5 साल का राज्यसभा पड़ा था। आप एक ऐसे आदमी को देते जो वहां फाइट करता, आपका राज्यसभा का सीट बचा रहा था। मान लीजिए नीरज शेखर जीत जाएंगे तो आप राज्यसभा में उनको रखेंगे कि लोकसभा में रखेंगे। उसी तरह से आप केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज देते हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री को पीलीभीत से चुनाव एमपी के लड़वा देते हैं। कैंडिडेट की चुनाव में तो जरूर प्रश्न है, मतदाता परेशान है कि जो मेरा पीडब्ल्यूडी का मंत्री है उसको मैं मंत्री के रूप में कंटिन्यू रखूं या एमपी के रूप में भेजूं। मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना अगर मैं पीलीभीत का मतदाता हूं तो। अब आते हैं आपका दक्षिण वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक बात की मलाल हमेशा रहती है कि भाई मेरा कमल दक्षिण में क्यों नहीं खिल पाता है, जबकि मैं उत्तर भारत में हर जगह हूं। तो इस बात का वो लोग बड़ा प्रयास किए और बड़ी वर्षों के मेहनत और प्रयास के बाद दक्षिण में उनका कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। बीइंग ए राजनीतिक दल, उनका धर्म भी है, उनका कर्तव्य भी है और इसमें उनको सफलता भी मिली हुई है। तो अगर उत्तर भारत से कुछ सीटों के नुकसान होता है वो दक्षिण भारत से भरपाई होगी। मुझे लग रहा है कि जब शाम को आप 5-6 बजे समीक्षा करेंगे तो ये पाएंगे कि सरकार तो मोदी ही बना रहे हैं, लेकिन जो उनकी कमियां रह गई थी उस पर वो जरूर विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्या रह गया कि 2014 से 2019 में बढ़ा लेकिन 2024 में घट गया है, क्या कारण था। बिहार में एलजेपी रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान अपना 5 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि आप जनता दल से पिछड़ रहे हैं। यह भी विचार करने वाले भी कि क्या यह गठबंधन मतदाताओं को रास नहीं आई नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि नीतीश कुमार का क्या भरोसा, अभी फोन मिला चुके होंगे, लोग उनको फोन मिला चुके होंगे। तो आप एक बात जानिए, आपके हाथ में टिकट देना है, आपके हाथ में मुख्यमंत्री बदलना है, आपके हाथ में मंत्री बदलना है, वोट देना है आपके हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में है। तो मेरी मर्जी की सम्मान जब तक आप नहीं करेंगे। राकेश भाई एक चीज और है, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी वो है। हाँ, दिल्ली के अंदर ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो कुछ खेल कर सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जब वहां पर लवली गए तो ये कहा गया कि वहां पर कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं है। जो कंफ्यूजन वाली स्थिति आप बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनी, कुछ वैसी स्थितियां दिल्ली के अंदर इस गठबंधन के साथ बनी, तो दिल्ली के अंदर सातों के सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस होती नजर आ रही है। राकेश भाई, मैं यही कह रहा हूं, मैं आपको पहले डिबेट में भी कह चुका हूं कि देखिए नेताओं का मिलना अब कार्यकर्ताओं के मिलने पर निर्भर नहीं हो रहा है। तो नेता मिल गए तो कार्यकर्ता को मिल जाएगा। वो पूरा 5 साल तक जिस आदमी को गाली दिया, जिसका विरोध किया है, जिसके सामने फाइट किया है, कैसे उसके साथ मोटरसाइकिल को बैठ के घूम जाएगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उसमें सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को जानता हूँ। कईयों का तो जन्म मेरे सामने हुआ है, वो चाचा जी अंकल जी बोलते हैं। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग दोनों तीनों लोग साथ मिलकर के वोट मांगते थे, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी वाला एक साथ कभी मेरे दरवाजे पे नहीं आया। मैं गवाह हूं इस बात का। मेरे घर में सीसीटीवी लगी है, कोई चाहे तो उसकी सीसीटीवी उसको मैं दे दूंगा।
वही जमीन पर हुआ। कारण क्या हुआ? सातों के सातों सीट भाजपा लेके जा रही है, कांग्रेस वाला आम आदमी को वोट नहीं दिया, आम आदमी वाला कांग्रेस को वोट नहीं दिया। बेशक अरविंद केजरीवाल कन्याकुमारी के लिए प्रचार किया हो, अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रचार की हो, या कांग्रेस वाला प्रचार किया हो, प्रचार किए, अपने कार्यकर्ताओं तक वो प्रचार नहीं पहुंचा सके, क्योंकि वो 5 साल तक उन्हीं लोगों से लड़ा है, उन्हीं का विरोध किया है। अब उसको रातों रात नेता जैसा चक्कर बदल लेने की आदत नहीं है, क्योंकि अभी कार्यकर्ता में थोड़ा दीन ईमान बाकी है। वो जो बड़े नेता होते हैं, आज कैबिनेट मंत्री है, पार्टी ने इस्तीफा ले लिया, दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ गए या दूसरे पार्टी में चले गए, लेकिन कार्यकर्ता जिनके बुनियाद पर ये पार्टी की नींव टिकी हुई है, बिल्डिंग टिकी है, वो थोड़ा अभी मजबूत है, इसीलिए भारत में लोकतंत्र मजबूत है। तो आपको लगता है राकेश भाई, लगता है कि आंकड़े बदलेंगे? अभी शाम होते होते और कुछ तस्वीरें सामने आएंगी? नहीं, अभी देखिए, अभी रुझान है, नतीजा जब तक नहीं। कई बार होता है कि आदमी 200 वोट से जीत गया। हाँ, जोशी जी तो 1 वोट से हार गए थे, आपको याद है? जोशी जी 1 वोट से हार गए थे, नहीं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते, और बाद में वो सांसद के लिए जीत गए। जगदम्बिका पाल विधानसभा में हार गया, और देखिए अभी तीसरी बार भी आगे बढ़े तो हाथ बनाए हुए हैं। तो यह भी कुछ नहीं कहा सकता। फाइनल चुनाव आयोग जब तक लिस्ट जारी ना कर दे, हम किसी नतीजे पर ना पहुंचे, या बढ़ती घटती वाली चीज है, क्योंकि कहीं हो सकता है कोई 2000 से आगे चल रहा हो, कोई 2 लाख से आगे चल रहा हो, तो कितना मतलब कवर अप कर पाएगा? फाइनल फिगर तब आएगी, बात तब होगी जब फाइनल फिगर सामने आए। बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज है। राजेंद्र सोनी जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो आप हिमाचल में कम हो रहे हैं, आप उत्तराखंड में कम हो रहे हैं, और आप हरियाणा में जिस तरीके की बातें की जा रही थी कि हरियाणा के अंदर शायद बड़े तादाद में आपकी सीटें आ सकती हैं, लेकिन वहाँ भी एक ठीक है, आप बढ़ रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण भारत के अंदर, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है पार्टी बढ़ती नजर आ रही है, और कांग्रेस वहाँ पर घटती नजर आ रही है। संजय जी, आपकी बात सही है, कुछ चीज़ों पे कांग्रेस पार्टी को भी गौर करना चाहिए। जो हमारी कमी है उसको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी से मैंने एक बात सीखी है, वो हमेशा अपनी कमी होती है ना, वो कहते हैं कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। हरियाणा में आप देखो कि बहुत सालों से कांग्रेस का संगठन वहाँ पे नहीं है, उसका खामियाजा हमें उठाना पड़ा है। समय समय पर हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के और नेताओं ने इस बात का ध्यान आकर्षित किया है कि संगठन नहीं होने से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। वही बात हुई, भारतीय जनता पार्टी की साउथ के अंदर जो बढ़त मिल रहा है ना, वो हमारे लिए निश्चित रूप से आश्चर्यचकित है, आश्चर्यचकित करने वाली है। ये एक चिंता का विषय है एक पार्टी लेवल पर, इसकी समीक्षा करेंगे, और तो क्या है। अच्छा राजेंद्र जी, दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे आप? दिल्ली में मैं इसी बात पे आना चाहता था। हमें जो नुकसान उठाना पड़ा है, आप ये देखिए, जैसे कोल्यूशन है, इंडिया गठबंधन है, आप पार्टी उसके अंदर शामिल है। पंजाब के अंदर देखो, आम आदमी पार्टी है, वो पूरे के पूरे कैंडिडेट उसने उतारे हैं। तो ये किस लेवल पे ये चीजें हुई है जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। वहां पर लगातार हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस बात की शिकायत कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से साथ नहीं है, आपस में जो एक कोऑर्डिनेशन नहीं होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बना है। इस बात को कम से कम मैं तो स्वीकार करता हूं, आपके सामने बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा संजय। राजेंद्र सोनी जी, हाँ बोलिए जी। हाँ, इस बात को मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता, इस बात का हमें नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी समीक्षा करेंगे हम अपनी ओर से, जहां जहां हमसे पूछा जाएगा हम लिख के भी देंगे। मैं तो एक बात, भाई राजेश जी ने जो बात कही, राकेश जी ने जी, उससे एहतराम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई जो वादे उन्होंने किए जनता के साथ, जो झूठ बोल करके सत्ता में आने का उन्होंने काम किया, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। मैंने झूठ बोला नहीं बोला, हमारे मुंह में ना डालें, मैंने बात नहीं कहा प्लीज।
नहीं, मैंने क्या आपकी बात बोला? बात, आपने जो कहा उससे मेरी बात रिलेट करती है, ये कह सकते हैं। और रिलेट अलग शब्द है ना, रिलेट और रिलेशन में अंतर होता है भाई साहब। ओके ओके, हाँ, दैट्स बड़ा ओके। अंतर है। हाँ हाँ हाँ, ना, लेट ठीक है, मी कहिए कंटिन्यू। कहिए, लेकिन बोलिए सोनी साहब, बोलिए। हाँ, अगर अगर ये अपने डिलीवर करते तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एक चीज तो आती ना, हमने ये करके दिखाया। इनका पूरा चुनाव प्रोपेगेंडा पे बेस पे था। इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने ये किया है और हम ये करेंगे। अच्छा पूरा सोनी साहब, आपको चुनाव लगा इस उन्होंने- बार पूरा चुनाव ही ऐसा गया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, इसके अलावा पूरे चुनाव में हुआ क्या? पूरे चुनाव में कहीं भी कोई पर्टिकुलर एक, जैसे पहले चुनाव लड़ते थे एक नारे होते थे, है ना, एक एक नारा होता था, अब की बार ये, अब की बार अटल बिहारी, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इस बार कोई नारा नहीं था। झूठ और प्रपंच के सहारे ये जो ताश की जो बिल्डिंग मोदी जी ने बनाई थी, अपने अपने ऊपर जो सारा चुनाव इन्होंने केंद्रित कर लिया। और मैं ये सलाह देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को कि अब अपने आप को मोदी जी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत ना ही करें तो अच्छा है। देश ने उनको पूरे तरीके से नकार दिया है, बुरी तरीके से। और हालांकि अंतिम नतीजा बाकी है, अभी काफी कुछ खेल होना बाकी है, लेकिन काफी ये कुछ तो खेल तय होना है बाकी है भदौरिया जी, सरकार। अभी काफी कुछ खेल होना बाकी है, सोनी साहब कह रहे हैं। नहीं, ईवीएम ठीक है ना, ईवीएम ठीक है ना, लेकिन परंतु नहीं कुछ जरूर नहीं, कीजिएगा। ईवीएम को लेकर अचानक से सब लोगों ने मौन धारण कर लिया, राकेश भाई। ना ना, ईवीएम पर पूछ लीजिए, ईवीएम पर शाम तक, क्योंकि देखिए आयोग ने पहले चुनाव ईवीएम आयोग हैक हो ने रहा था, अब डीएम 1 हैक होने करोड़ लगा। से ज्यादा वोट बढ़ाए ना। चुनाव आयोग ने हाँ, जो आंकड़े बाद में प्रस्तुत किए, हाँ, कितने करोड़ वोट बढ़ाए, वो किसको फायदा गया? वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा गया टेक्निकली रूप से। हाँ। ऐसी बात नहीं है, अभी समय नहीं है कि हम लोग इस तरह की बातें करें। मतलब अभी भी ईवीएम पर तलवार लटकी है सोनी साहब। डेफिनेटली चुनाव आयोग ने क्यों, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग फेयर तरीके से काम नहीं कर रहा। चुनाव आयोग फेयर तरीके से काम नहीं कर रहा। ये तो हमने ट्रेन के हमारे कार्यकर्ता भदौरिया जी, देखिए अभी भी बदनाम तो ईवीएम ही है। बकायदा हमने सघन ड्यूटियां लगाई, लगातार हम लोगों को भेजा गया, हमने बूथ वाइज लोगों को ट्रेनिंग दी, हम लोग धांधली बचाने में कामयाब हुए हैं। बल्कि इनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं थी खेल करने की। भदौरिया जी, देखिए अभी भी दोष जो है वो ईवीएम की तरफ को है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अब स्थितियां हैं, क्योंकि नतीजे और रुझान और 1-2 घंटे बाकी हैं, तब तक लगभग सब तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जो अभी तक के रुझान है वो तो बहुत कुछ बयां कर ही रहे हैं। देखिए संजय जी, ये पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी भी हम जो है ना सबसे बड़े लार्ज बड़े दल हैं जी, घटक दल जो है ना उभर रहे हैं। आज एनडीए सबसे बड़ा दल है और पता नहीं ये क्या क्या आर्गल बयानबाजी करे जा रहे हैं। तो ये ठीक है, सीटें कम ज्यादा होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम सरकार बनाने के उसमें नहीं है। सरकार तो हम बना ही रहे, हम बहुमत से ऊपर निकल चुके हैं। 272 पे बहुमत चाहिए, हम 95 पे चल रहे हैं, 295 पे, तो सरकार हम बना रहे। अभी तो हो सकता है जब 300 क्रॉस कर जाए, हो सकता है कि 272 हम अकेले बीजेपी की सीटें हो जाए। अभी कुछ मतगणना खत्म नहीं हुई है, तो रुझान चल रहे हैं, अभी टिकले नहीं हुए सारे, तो अभी बहुत कुछ हो सकता है, अभी काउंटिंग चल रही है। तो ये जिस तरह से भूमर चुनाव से पहले फैलाते रहे, आज भी वही फैला रहे। संविधान खतरे में है, देश में आग लग जाएगी, संविधान बदल देंगे, इस तरह की बातें इन्होंने पहले भी करी है, अभी भी कर रहे हैं। ये तो आप समझा नहीं पाए ना, आपके लोग नहीं समझा पाए कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप ये बता ही नहीं पाए कि जो 400 पार का नारा है वो देश के विकास के लिए दिया गया नारा है। संजय जी, आपने देखा होगा देश का विकास जितना हमने 10 साल में किया है, ये 60 साल में नहीं कर पाए। आज हमने देश में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या दिखाई नहीं देते, रोडों का जो जाल हमने बिछाया है क्या दुनिया को नजर नहीं आता। जिस तरह से दिल्ली में आप देखो, हमने अंडरपास बना के आज दिल्ली को ट्रैफिक की जाम से बचाया है क्या, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से हमने शिक्षा में कितना अग्रणी अपनी भूमिका निभाई, आगे शिक्षा को कितना डेवलप किया है। इसी तरह से देखिए हिंदुस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या थी, आज हमने हर जिले बार जो है ना एम्स बनाने की प्लानिंग की है, और हमने अभी तक 25 एम्स तैयार कर दिए। तो इनके 60 साल के शासनकाल में 2 एम्स थे, मात्र 2।
ये भी दुनिया देख रही है। पर हाँ, ये है कि इन्होंने बूमर फैलाया, उस बूमर में कहीं ना कहीं गांव ग्रामीण क्षेत्र के कुछ सीधे साधे लोग जरूर उसमें फंस गए। वो समझ नहीं पाए कि विकास पुरुष कौन है और झूठ पुरुष कौन है। तो झूठ कहते हैं ना कि बार बार झूठ परोसो तो लोग सोच लेते हैं कि यही सच है। तो कुछ लोग समझ बैठे उसको कि विकास को भूल के और झूठ पे चले गए। तो बाकी ये है कि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो देश को लेकर जो विजन था वो 10 साल में हमने करके दिखाया है। और अभी भी हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार से दूर नहीं है कि हम बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं। ये नहीं कि बहुमत के आंकड़े से पीछे है, बहुमत का आंकड़ा तो क्रॉस कर लिए है। ठीक है, इन्हें जिस तरह की मनगढ़ंत कहानियां पहले कह रहे थे आज भी कह रहे हैं, कहने दो। तो मन समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गाल, तो मन समझा रहे, समझाने दो। सोनी जी क्या कह रहे हैं, बताइए बताइए। कैप्टन, मैं कैप्टन साहब को ये कहना चाहता हूँ कि देखो जितनी कन्वर्सेशन हमारी हुई है, हाँ। संजय जी आप गवाह है। मैंने कहा कि हाँ हम ये सरकार बनाएंगे या बना ली है। अरे हम तो बात कर रहे हैं कि कहाँ 400 पार का नारा था, कहाँ आप आके अटक गए, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। भदौरिया जी बोलिए। सरकार इंडिया गठबंधन की बने या न बने, लेकिन मजा आ गया। मुझे तो एक बात याद आती है, कहावत है कि बाई मरने का धोखा नहीं है, भाभी का नखरा टूट गया। हमें तो इस बात की खुशी है। कोई बात नहीं, कैप्टन साहब सरकार अभी तो समय है। संजय एक बार संजय जी आप, मैं कभी बड़े बोल नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारे घर में आग लगे तो लगे, हम लोग पड़ोसी का घर नहीं बचना चाहिए। वही बात तो वो वाली स्थिति कर रही है कि हमारी सरकार बने ना बने, मगर देश में विकास नहीं होना चाहिए। ये नहीं चाहते हैं विकास। इस विकास का आपने ठेका ले रखा है क्या भदौरिया जी? भारतीय जनता पार्टी ने विकास का ठेका नहीं ले रखा। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, एक मजबूत बुनियाद, हिंदुस्तान की एक मजबूत बुनियाद आपको सौंपी थी। आपने तो देश को बांट दिया, हम नहीं कह रहे तो देश को बेच दिया। अगर समस्या कि कुछ लोगों को लगता है कि देश में विकास नहीं रहा, तो हमें विकास का काम करवाना हमें आता है। विकास होने आजादी के बाद जिस हालत में देश था, उसके बाद में एक मजबूत बुनियाद थी, भरोसे की बुनियाद आपको सौंपी थी। वो तार आपने काटी। आप हमारा वोट बैंक सारी चीजें विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं? चलिए अभी तो अभी नतीजे आने बाकी है, लेकिन रुझान सामने है। नतीजे आने के बाद क्या होगा ये तो तभी पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो जनादेश है, इस बार जो जनता का मूड है, वो बड़ा बदला नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस बार जनता बड़े चुपचाप से, क्योंकि एग्जिट पोल की जो पोल खुली वो सामने है, तो इसका मतलब यह है कि जनता ने बड़े साइलेंट तरीके से वोट डाला है। और देखने वाली बात यह होगी कि आंकड़े जो है वो कहां आकर रुकते हैं। आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।